हेलो स्टूडेंट्स, तो आज जो है पेज नंबर 201 पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। उसमें है आंसर द फॉलोइंग, है ना बेटा। अब देखिए, यू कैन शील्ड अ चार्ज फ्रॉम, देखिए अभी आपको जो है 8.1 पर हम लोग जाते हैं, पेज नंबर 201 पे क्वेश्चन नंबर 8.1। यू कैन शील्ड a charge from electrical forces by putting inside a hollow conductor, है ना। हमारे पास अगर इलेक्ट्रिकल चार्ज है, जैसे पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज को हम लोग पूरा बंद कर सकते हैं, हम लोग पूरा शील्ड कर सकते हैं इनसाइड अ होलो सिलेंडर, है ना, या तो इनसाइड अ होलो स्फीयर, कहीं पर भी इनसाइड अ होलो कंडक्टर में जो है अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो ये वाला सिलेंडर हो सकता है, ये वाला स्फीयर हो सकता है, इसके अंदर जो है हम लोग यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। फिर बाद में कैन यू शील्ड अ बॉडी फ्रॉम ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस ऑफ द नियर बाय मैटर बाय पुटिंग इनसाइड अ होलो स्फीयर और सम अदर मीन्स। तो क्या हम लोग जो है यहाँ पर ये वाला होलो स्फीयर है ना, ये वाला होलो स्फीयर है, तो ये वाला होलो स्फीयर पे जो है अगर हम लोगों ने मास m रखा, तो यहाँ पर जो है कोई मास m है ना, तो ये मास m कैपिटल M है, यहाँ पर ये मास जो है कैपिटल M है, तो ये मास कैपिटल M है। तो इस मास को अगर हम लोग जो है यहाँ पर रखते हैं, तो इसके ग्रेविटेशनल फोर्स से यहाँ पर बचा सकते हैं या नहीं बचा सकते। तो ये हम लोग जो है ना, देखिए यहाँ पर होलो स्फीयर हो, ये कंडक्टिंग हो, या तो फिर ये स्फीयर अगर कंडक्टिंग हो तभी भी, और कंडक्टिंग ना हो और इंसुलेटिंग स्फीयर हो तभी भी, है ना, इंसुलेटिंग स्फीयर हो तभी भी, वैक्यूम हो या मीडियम हो तभी भी, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे लगेगा ही लगेगा, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इस पे लगेगा और इसका ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे लगेगा। सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ग्रेविटेशनल फोर्स is independent of, gravitational force is independent of the medium, चाहे उसमें कितने भी मीडियम आ जाए, है ना। यहाँ पर आपके पास एयर हो या आपके पास जो है यहाँ पर आपके पास जो है यहाँ पर कोई दूसरा हो, तो यहाँ पर जो है ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम है। तो यहाँ पर जो है हमको, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम है। मतलब जो है अगर आप देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या है कि यू कैन शील्ड अ चार्ज फ्रॉम इलेक्ट्रिकल फोर्सेस बाय पुटिंग इनसाइड अ होलो कंडक्टर, कैन यू शील्ड अ बॉडी ऑफ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस नियर बाय मैटर बाय पुटिंग इट इनसाइड अ होलो स्फीयर बाय सम ऑफ द मीन्स। तो यस, हम लोग जो है उसको यहाँ पर जो है अगर होलो स्फीयर में रखेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स का हमको यहाँ पर कोई असर नहीं होगा। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जो है अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है यहाँ पर, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इसको हम लोग नहीं रोक सकते, है ना, चाहे कोई भी मीडियम हो या ना हो। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के ये ग्रेविटी के जो वेव्स है ना बेटा, इसको हम लोग नहीं रोक सकते। एक्चुअली आप पढ़ोगे कि ग्रेविटी के वेव्स होते हैं, तो इसको हम लोग जो है नहीं रोक सकते। तो आंसर वुड बी, यहाँ पर देखेंगे तो इट इज इनसाइड अ होलो स्फीयर और बाय सम अदर मीन्स, तो इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। तो यहाँ पर यू कैन शील्ड चार्ज को तो हम लोग शील्ड कर सकते हैं, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स को जो है शील्ड करने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है। देखिए स्टार से वो अर्थ पे किसी भी ऑब्जेक्ट को, और कोई भी ऑब्जेक्ट स्टार्स पे, इसको हम लोग जो है उसको लगाते हैं फोर्स। तो ये वाला हो गया आपके पास ऐसे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर बी को देखिए, एन एस्ट्रोनॉट इनसाइड अ स्मॉल स्पेसशिप ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ कैन नॉट डिटेक्ट अ ग्रेविटी। तो एस्ट्रोनॉट इनसाइड अ स्मॉल स्पेसशिप ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ कैन नॉट डिटेक्ट ग्रेविटी। अगर यहाँ पर ये अर्थ है ना, और यहाँ पर जो है आपके पास स्मॉल स्पेसशिप है ना, तो ये वाला जो है आपके पास जो है एस्ट्रोनॉट इनसाइड अ स्मॉल स्पेसशिप ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ कैन नॉट डिटेक्ट अ ग्रेविटी।
इफ अ स्पेस स्टेशन ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ हैज लार्जर साइज, अगर ये स्पेसशिप की साइज जो है लार्ज हो जाए, ठीक है ना, तो कैन वी होप टू डिटेक्ट द ग्रेविटी। तो देखिए बेटा क्या होगा कि यहाँ पर जो है ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, अर्थ की ग्रेविटी को हम लोग जो है डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर स्पेसशिप लार्ज हुआ ना, तो स्पेसशिप लार्ज हुआ तो क्या होगा यहाँ पर कि ये दोनों के बीच का जो ग्रेविटी, देखिए यहाँ पर क्या होगा, F इज इक्वल टू G टाइम्स M अपॉन R स्क्वायर, ये दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ये M है, ये M है, ठीक है ना, तो ये वाला M है। अगर स्पेसशिप हमारे पास लार्ज हुई, मतलब ये वाला M प्लस हो गया, तो यहाँ पर ये स्मॉल m जो है ना, ये स्मॉल m है ना, और यहाँ पर ये जो है आपके पास इतना बड़ा है, तो F इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पर ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इसको हम लोग डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ये वाला फोर्स जो है बहुत कम होगा। लेकिन अगर मास बढ़ गया ना, तो g टाइम्स m डैश अपॉन आर स्क्वायर, अब ये मास बढ़ने की वजह से ये फोर्स भी बढ़ जाएगा, तो नाउ वी कैन डिटेक्ट द ग्रेविटी। तो हम अब यहाँ पर हम लोग जो है क्या करेंगे, अगर लार्ज स्पेसशिप हुआ ना, तो यहाँ पर ये दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाएगा, तो अगर लार्ज शिप हुआ तो ग्रेविटी जो है बढ़ जाएगी। ये वाला आपके पास ऐसा आंसर है, ठीक है, ये वाला आपके पास इतना आंसर आ गया, तो ये आपके पास ऐसे हो गया। अब देखिए, इफ यू कंपेयर अ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ ड्यू टू सन टू दैट टू द मून, है ना, इफ यू कंपेयर, देखिए सी क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर सी, if you compare the gravitational force on the earth due to the sun to that due to the moon, you would find that the sun's pull is greater than the moon's pull, है ना। However, the tidal effect on the moon's pull is greater than the tidal effect of the sun. Why? देखिए, tidal effect of the moon is greater than tidal effect of the sun. Why? तो देखिए बेटा यहाँ पर क्या होगा कि अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो ये वाला आपके पास अर्थ है ना, यहां पर ये वाला आपके पास अर्थ, ये वाला आपके पास अर्थ। अब देखिए यहां पर जो है सन है ना, और मून जो है यहां पर है, मून जो है यहां पर है। नो डाउट सन भी ये ओशन जो है, ये वाला आपके पास ओशन है ना, यहां पर वाटर है, तो सन भी जो है वाटर पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, और मून भी जो है ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा। यहाँ पर मून जो आएगा ना ये इसके ऊपर, तो मून जो है इस वाटर को अपनी तरफ खींचने का ट्राई करेगा, तो ये वाला जो है यहाँ पर, ये वाला इसका मून जो है यहाँ पर इसको खींचने का ट्राई करेगा, ठीक है। ये वाला आपके पास सन हो गया, और ये वाला आपके पास जो है मून हो गया, ये वाला सन हो गया और ये वाला मून हो गया, बिकॉज दिस डिस्टेंस इज वेरी वेरी लो, है ना, एज कंपेयर टू सन। सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, और मून और अर्थ के बीच का डिस्टेंस जो है बहुत कम है, तो ये डिस्टेंस कम होने की वजह से F इज इक्वल टू G टाइम्स M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, है ना, तो डिस्टेंस जो है कम हुआ, तो क्या हो जाएगा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है बढ़ जाएगा। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो बढ़ा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये अर्थ, ये जो वाटर है, ये मून की तरफ अट्रैक्ट होगा। अब ये मून की तरफ अट्रैक्ट होगा, मून की तरफ जाने का ट्राई करेगा, है ना, तो मून की तरफ जाने का ट्राई करेगा, लेकिन अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स उसको जाने नहीं देगा, तो यहाँ पर जो है एक वेव उठेगी, और ये वेव जो है कहाँ पर जाएगी, आपके पास यहाँ पर जाएगी, ठीक है। तो ये वाला आपके पास हो गया, यहाँ पर आपके पास ऐसा हो गया, तो ये वाला आपके पास जो है, आपके पास ये वाला हो गया, यू वुड tidal effect of the moon's pull is greater than the tidal effect of the sun, है ना, तो ये वाला आपके पास इतना हो गया, ठीक है, ये वाला आपके पास हो गया। चलिए उसके बाद (8.2) choose the correct alternative. Choose the correct alternative. Acceleration due to gravity increases or decreases with altitude, है ना, तो यहाँ पर अर्थ, ये अल्टीट्यूड जितना बढ़ेगा उसके साथ में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ेगी या कम होगी। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पर अगर आपके पास g है और यहाँ पर आपके पास d' है,
तो g डैश इज इक्वल टू g इंटू 1 माइनस 2h अपॉन r, ये वाला हमारे पास फॉर्मूला है। या तो ये वाला भी फॉर्मूला है g है ना, यहाँ पर जो g होगा ये 1 प्लस h अपॉन r रेज़ टू माइनस 2, ये वाला भी फॉर्मूला है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए अगर हम लोग इस फॉर्मूला को एक्सपांड करेंगे, इस फॉर्मूला को एक्सपांड करेंगे तो g डैश इज इक्वल टू ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा 2g और ये वाला होगा 2hg है ना, ये वाला होगा 2hg अपॉन r, ठीक है। तो ये जो आपके पास 9.8 है ना, इसमें से ये वाला जितनी हाइट बढ़ेगी उतना कट हो जाएगा, इतना जो है आपके पास कट हो जाएगा। तो g डैश इज इक्वल टू 9.8 माइनस जो है r, ये वाला इतना जो है आपके पास उसका कट हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी ना वैसे वैसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, क्या डिक्रीज होगा, है ना। जैसे जैसे ये हाइट बढ़ी वैसे वैसे यहाँ पर ये आपके पास डिक्रीज होगा। तो ये वाला आपके पास डिक्रीज हो गया, तो ये वाला आपके पास कितना हो गया, आपका डिक्रीज हो गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो है हम लोग जो है 8.2 पर हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग इन द डेप्थ, इंक्रीजिंग डेप्थ, तो ये वाला आपके पास हो गया b, ठीक है। अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर d है ना, तो g डैश इज इक्वल टू g इंटू 1 माइनस d अपॉन r, ठीक है, ये d अपॉन r। तो ये वाला g डैश इज इक्वल टू g माइनस dg अपॉन वी कैन से r, है ना। तो g डैश इज इक्वल टू g माइनस dg अपॉन r। तो ये वाला आपके पास जितना जितना डेप्थ बढ़ा, जितना जितना डेप्थ बढ़ा उतना जो है इसके अंदर जो है ये वाला कम हो जाएगा। तो विद इंक्रीज इन डेप्थ, डेप्थ इंक्रीज के साथ में ये वाला आपके पास डिक्रीज हो जाएगा। तो ये वाला आपके पास जो है डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो डेप्थ बढ़ेगी तो वैसे वैसे जो है यहाँ पर उसका g डैश भी आपके पास डिक्रीज होगा। फिर उसके बाद जो ये वाला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द अर्थ और मास ऑफ द ग्रेविटी। तो देखिए एक्सेलरेशन g इज गिवन बाय, अगर आपको याद हो तो, है ना, तो ये वाला क्या हो जाएगा g me अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। g का ये फॉर्मूला था ना हमारे पास, तो ये वाला हो जाएगा आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू g me अपॉन r e स्क्वायर, है ना। तो ये वाला आपके पास हो गया। तो ये वाला हो गया आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ बॉडी। तो मास ऑफ अर्थ जो है ना इस पे डिपेंडेंट है, मतलब ग्रेविटी जो है मास ऑफ द अर्थ पे डिपेंडेंट है। तो g इज डिपेंडेंट ऑन द मास ऑफ द अर्थ, लेकिन ये जो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है ना उस पे उससे इंडिपेंडेंट है। तो g is dependent on the mass of the earth but g is not dependent on the mass of the object। तो g जो है dependent on me and g is independent on mass, ठीक है। g is dependent on me and g is independent of mass, okay। so write down इतना लिखो, फिर बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर डी को देखिए। क्वेश्चन नंबर डी जो है आपके पास ये है, क्वेश्चन नंबर डी आपके पास ये है कि द फॉर्मूला माइनस GL इंटू 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1 is more or less accurate than the formula mg into R2 minus R1। अब देखिए अगर आप देखोगे यहाँ पर R2 minus R1 और यहाँ पर R2 minus R1, ये दोनों में से कौन सा फॉर्मूला एक्यूरेट हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल ये वाला डिस्टेंस आपके पास R1 है और यहाँ से ये वाला डिस्टेंस अगर आपके पास R2 है ना, तो ये वाला डिस्टेंस R2 है और ये वाला डिस्टेंस अगर आपके पास R1 है, तो आप देखोगे ना तो ये G जो है कांस्टेंट है, M कांस्टेंट है, M कांस्टेंट है, M ये वाला हो गया, M ये वाला हो गया, ये कांस्टेंट है। R2 और R1
ये वाले भी अपने वैल्यूज को चेंज नहीं करेंगे। लेकिन इस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला को इस फॉर्म में आप रख सकते हो, हम लोग डिराइव कर सकते हैं इसको। तो अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर ये g जो है ना, ये g का वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहता। यहाँ पर आपके पास 9.8 होगा और यहाँ पर जो है आपके पास बहुत ज्यादा, आपके पास जो है उसका वैल्यू जो है यहाँ से इतने डिस्टेंस पे बहुत ज्यादा वेरी करेगा। मतलब इस फॉर्मूला के अंदर स्मॉल g कांस्टेंट नहीं है, ये g कांस्टेंट है, ये वाला वेरिएबल हो रहा है। तो ये वाला आपके पास जो है mg और यहाँ पर r2 माइनस r, ये वाला आपके पास ऐसे होगा, ठीक है। सो ये वाला आपके पास इतना फॉर्मूला आपके पास होगा, ठीक है। अब देखिए 8.3, सपोज देयर एक्सिस्टेड अ प्लैनेट that went around the sun twice as fast as the earth, what would be the orbital size as compared to that of the earth। देखिए 8.3 को देखिए, सपोज देयर एक्सिस्टेड अ प्लैनेट, यहाँ पर ये अर्थ और यहाँ पर जो है ये प्लैनेट, ठीक है। सपोज देयर एक्सिस्टेड अ प्लैनेट that went around the sun, तो चलिए हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर सन करते हैं, यहाँ पर वो वाला प्लेनेट होगा और यहाँ पर जो है हमारी अर्थ, ठीक है। ये वाला आपके पास अर्थ है। सपोज दिस डिस्टेंस इज r1 और यहाँ से यहाँ तक का ये वाला प्लेनेट अर्थ का जो डिस्टेंस है आपके पास ये है, आपके पास r1। अब ये वाला आपके पास जो है आप आ गया आपके पास r2। तो सपोज देयर एक्सिस्टेड अ प्लेनेट दैट वेंट around the sun twice as fast as the earth, what would be its orbital size। मतलब ये r2 और r1 के बीच में क्या रिलेशन, ठीक है। तो ये वाला हमारे पास इसकी जो स्पीड है, मतलब इसकी स्पीड जो है सपोज v1, या आपके पास ऐसे दिया हुआ है, Suppose there existed a planet that went around the sun twice as fast as the earth। मतलब ये इसकी जितनी स्पीड है ना और इसकी स्पीड, इसमें दोनों में क्या रिलेशन है, v1 और v2 से। सो ये वाला v1 इज इक्वल टू, वी कैन से 2v2, ठीक है। ये वाला हो गया। तो ये v1 और v2 के बीच में ये वाला रिलेशन है, ये डबल फास्ट जा रहा है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर what would be the orbital size as compared to that of the earth। चलिए इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। एक दो मिनट, देखिए बेटा, मुझे डाउट था कि उन लोगों ने कौन सी स्पीड की बात की है। तो एक्चुअली लीनियर स्पीड की बात नहीं की है मैंने। यहाँ पर जो है अभी इसको वापस जो है एक पेपर, पेन और पेपर में करके देखा, लेकिन ये लीनियर स्पीड की बात की थी। उनको दे मस्ट हैव क्लियरली मेंशन्ड एंगुलर स्पीड। तो ये वाला एंगुलर स्पीड की बात की है उन लोगों ने, लीनियर स्पीड की बात नहीं की है ना, जो मैं इनिशियली समझ रहा था। तो ये वाला जो है केस नहीं है कि लीनियर स्पीड की बात नहीं की है उन्होंने, एंगुलर स्पीड की। एक्चुअली उनको एंगुलर स्पीड कहना ही चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम लोग जो है देखेंगे कि ये दोनों के बीच में प्लेनेट जो है उसका मास है mp और इसका मास है आपके पास m, ठीक है। तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा इन दोनों के बीच में F2 और इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा दैट इज F1। सो यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा ना, दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स नीडेड। सो F1 इज इक्वल टू, वी कैन से m v1 स्क्वायर, है ना, यहाँ पर उसकी स्पीड v1 है, तो m v1 स्क्वायर अपॉन r1, ठीक है। सो F1 इज इक्वल टू g टाइम्स ms mp अपॉन r1 स्क्वायर, और ये वाला हो जाएगा mp v1 स्क्वायर अपॉन r1। तो mp और mp कैंसिल हो गया, तो ये वाला कितना हो गया, gms अपॉन r1 इज इक्वल टू v1। v1 की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, ओमेगा 1 r1 का स्क्वायर, ठीक है बेटा, ओमेगा 1 r1 का स्क्वायर। तो ओमेगा 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए मैं बता रहा हूँ कि ये दोनों के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, वो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है ये सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी वजह से सर्कुलर मोशन हो रही है।
तो Gm1m2 अपॉन r1 स्क्वायर ये दोनों के बीच का, और यहाँ पर mv स्क्वायर अपॉन r1, तो mp mp कैंसिल हो गया, तो Gms अपॉन r1, एक एक r1 कैंसिल हुआ ना, तो यहाँ पर r1 आ जाएगा और v1 की जगह पे ओमेगा 1 into r1 स्क्वायर। सो ये वाला अगर आप देखोगे तो ये वाला हो जाएगा Gms अपॉन r1 इज इक्वल टू ओमेगा 1 स्क्वायर इंटू r1 स्क्वायर। सो ओमेगा 1 स्क्वायर कितना हो गया, ये वाला हो गया Gms अपॉन r1 का क्यूब। लेट अस से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, लेट अस से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। ये ओमेगा 1 स्क्वायर हुआ, इतनी नोट बनाइए, इतनी नोट बनाइए, ठीक है। ये वाला हमारे पास हो गया। अब जो है हम लोग F2 की बात करेंगे, वीडियो को पोस्ट करके इतनी नोट बनाइए। अब अगर हम लोग F2 की बात करेंगे, सो F2 इज इक्वल टू वी कैन से G टाइम्स m1 m2 अपॉन r2 का स्क्वायर, ये दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स। सो ये वाला कितना हो जाएगा me, और यहाँ पर v2 स्क्वायर अपॉन r2 इज इक्वल टू Gms me अपॉन r2 का स्क्वायर, क्या बेटा ये वाला हो गया। तो ये वाला आपके पास me कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पर r2 और एक एक r2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये v2 का स्क्वायर रहेगा ना, तो v2 इज इक्वल टू ओमेगा 2 r2 का स्क्वायर, ठीक है। ओमेगा 2 r2 का स्क्वायर इज इक्वल टू वी कैन से Gms अपॉन r2 का स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो ये वाला ओमेगा 2 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर इज इक्वल टू वी कैन से Gms अपॉन r2 का स्क्वायर हो गया। नहीं एक एक r2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ पर सिर्फ r2 रहेगा, सॉरी एक एक r2, तो ये वाला हो जाएगा आपके पास r2। तो ये वाला क्या हो जाएगा ओमेगा 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू Gms अपॉन r2 का क्यूब। ये वाला आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगा। देखिए इक्वेशन नंबर 1 क्या है, Gms अपॉन r1 क्यूब, और ये ओमेगा 2 का स्क्वायर क्या है बेटा Gms अपॉन r2 क्यूब। ओके, सो ये वाला इतना भी लिखिए, फिर बाद में हम लोग जो है दो इक्वेशंस को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिए बेटा। अब हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 we can say omega 1 square upon omega 2 square is equal to, ये वाला कितना आ जाएगा r2 का क्यूब अपॉन r1 का क्यूब, है ना। तो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 के ऐसे हम लोग लिखेंगे ना, ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वाला आ जाएगा आपके पास r2 अपॉन r1 होल क्यूब, ये वाला हो जाएगा। अब अगर आपके पास देखेंगे, चल ये वाला हो गया 2 स्क्वायर इज इक्वल टू, चलिए ये वाला हो गया आपके पास r2 अपॉन r1 रेज़ टू 3, है ना। अब अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, तो ये वाला 4 इज इक्वल टू r2 अपॉन r1 रेज़ टू 3। तो अब ये आपको दोनों साइड पे क्यूब रूट लेना पड़ेगा। क्यूब रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू r2 अपॉन वी कैन से r1, तो क्यूब रूट ऑफ r2 अपॉन r1 ये वाला आपके पास आ जाएगा। तो ये वाला कितना आ जाएगा, मतलब क्यूब रूट 4, ये अप्रोक्सीमेटली आपके पास 1.5 टाइम्स आएगा, 1.58 ऐसा कुछ आ रहा है। तो इट इज इक्वल टू r2 अपॉन r1, सो r2 इज इक्वल टू 1.58 इनटू वी कैन से r1। ये वाला आपके पास r2 इज इक्वल टू 1.58 इनटू वी कैन से r1, ये वाला आपके पास हो गया, ठीक है ना। तो ये वाला आपके पास ऑर्बिटल साइज आपकी कंपैरिजन हो गई, मतलब ये अर्थ की ऑर्बिटल साइज विल बी 1.58 टाइम्स दैट ऑफ द ऑर्बिटल साइज ऑफ द r1। तो ये वाला आपके पास इतना हो गया। सो राइट डाउन, इतना लिखो आप और वीडियो को पॉज कर लीजिए, और ये 8 पॉइंट तो आपके पास बन गया, ठीक है बेटा। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग बढ़ेंगे 8.4 पर। क्वेश्चन नंबर आपके पास 8.4 है। Io, one of the satellites of Jupiter, has an orbital period of, देखिए उसका ऑर्बिटल पीरियड जो है Io का, ये वाला है आपके पास
1.769 डेज, ठीक है, ये 1.769 डेज। एंड रेडियस ऑफ द ऑर्बिट RO is 4.22 into 10⁸ meter. Show that the mass of the Jupiter is about 1000 that of the Sun. हमको क्या बताना है कि mass of the Jupiter is about 1000 times that of the Sun. अब देखिए बेटा, ये सन है, ये आपके पास आपका जुपिटर है, और जुपिटर के आसपास ये आयो घूम रहा है ना, आयो घूम रहा है। तो ये वाला आपके पास ये घूम रहा है। अब ये जो घूम रहा है ना बेटा, यहां से यहां ये ऐसा घूम रहा है, तो इसका टाइम पीरियड आपके पास 1.769 डेज आ रहा है। और इसकी ऑर्बिटल रेडियस, अब देखिए यहां पर रेडियस ऑफ ऑर्बिट इज, यहां से यहां तक ये RO, ये ऑर्बिट की रेडियस जो है आपके पास कितनी आ रही है, 4.2। अब देखिए बेटा, यहां पर हमको एक और इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, और वो इंफॉर्मेशन के बिना ये क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। ये इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी पेज नंबर 185, पेज नंबर 185 पर। अब पेज नंबर 185 पर टाइम पीरियड ऑफ द जुपिटर इज गिवन हियर इज, ये वाला आपके पास आ जाएगा। टाइम पीरियड इज गिवन हियर इज, आपके पास जुपिटर का आ जाएगा 11.9 इयर्स, 11.9 इयर्स है ना। ये आपको कहां पर इंफॉर्मेशन मिलेगी बेटा, ये वाली आपको पेज नंबर 185 पर मिलेगी। तो इसका टाइम पीरियड जो है इयर्स में दिया हुआ है, और ये वाला आपके पास से T, ठीक है। अब यहां पर जो है उसकी R जो दी हुई है, R मतलब यहां से यहां तक की जो रेडियस दी हुई है R की, ये वाला दी हुई है आपके पास 77.8 into 10⁻10 मीटर, 10⁻10 मीटर, ठीक है। ये वाला आपके पास कितना दिया हुआ है। अब हमको क्या प्रूव करना है मालूम है, हमको ये प्रूव करना है कि जुपिटर का जो मास है ना, मास ऑफ द जुपिटर, ये आपके पास जो है 1000 that of the sun, मतलब मास ऑफ द सन इज ms, मास ऑफ द जुपिटर इज सपोज mg, है ना। तो आपके पास वो वाला फॉर्मूला है ना, वी नो दिस फॉर्मूला, दैट इज t square is equal to, we can say 4 pi square r³ upon g, m क्या है, जिसके आसपास वो घूम रहा है उसका मास, ठीक है। तो अब हम लोग जो है अगर यहाँ पर इस फॉर्मूला को ऐसे लिखेंगे, देखिए ये एडिशनल इंफॉर्मेशन हमको चाहिए ही चाहिए, इसके बिना जो है हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो है यहाँ पर TP लिखेंगे। सो TP इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर R, RP जो है ये वाला 77.8 इंटू 10⁻10 का क्यूब, और ये वाला हो जाएगा G इंटू मास ऑफ सन, ये वाला हो जाएगा आपके पास मास ऑफ द सन। लेट अस से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, और ये वाला कितना हो गया, TO, ये वाला हो गया 4 पाई स्क्वायर, और R³ जो है ना, ये वाला आपके पास RO का क्यूब, और ये वाला आपके पास आ गया GMJ, कितना हो गया GMJ, यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये वाला आपके पास हो गया 4 पाई स्क्वायर, ये तो वैसे का वैसा रहेगा। RO जो हमारे पास है, इट इज गिवन हियर इज 4.22 इंटू 10⁸8 का क्यूब डिवाइडेड बाय G, और ये वाला हो जाएगा mg। अब देखिए ये वाला इयर्स में है और ये वाला डेज में, ये नहीं चलेगा, तो दोनों को एक में ही घुमा दो। तो ये वाला कितना करना पड़ेगा आपको, 11.9 इंटू 365.25 डेज, है ना। ये वाला आपको ईयर को आप डेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये दोनों टाइम पीरियड हमारे पास किस में आ गए बेटा, ये दोनों टाइम पीरियड हमारे पास डेज में आ गए। नाउ वी टेक द डिवीजन ऑफ दिस टू, सो ये वाला TP स्क्वायर अपॉन TO स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गया, ये वाला कैंसिल हो गया, GG कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, TP का स्क्वायर
अपॉन TO स्क्वायर इज इक्वल टू 77.8 इंटू 10⁻10 का क्यूब डिवाइडेड बाय ये वाला आपके पास ms। ठीक है, अब ये वाला कितना हो गया 4.22 इंटू 10⁻8 का क्यूब, और ये वाला ऊपर की तरफ चला जाएगा mg। आपको दिख रहा है? ओके, आपको दिख रहा है। तो ये वाला आपके पास हो जाएगा mg। अब यहां पर जो है आप पूरे ये वाला टीपी का वैल्यू रखो, ये वाला टीपी का, तो ये वाला आपके पास हो गया 11.9 इंटू 365.25 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय TO की जगह पे 1.769 का स्क्वायर। अब ये वाला कैलकुलेशन आपको ऐसे करना पड़ेगा, 77.8 का भी क्यूब और ये 10⁻30 हो जाएगा, और ये वाला हो जाएगा आपके पास mj, और यहां पर आपके पास ms हो जाएगा, और ये वाला हो जाएगा 10⁻24। तो इससे अगर आप ये सारे को इधर लेके आते हो ना, तो आपको mg अपॉन ms मिलेगा। ये वाला कैलकुलेशन जो है आपको करना है ना। तो ये वाला कैलकुलेशन करोगे ना, तो ये वाला आपके पास नियरली 1000 आना चाहिए। हम लोगों ने ऑनलाइन करा था ना, तो आपको याद हो तो 1000.63 ऐसा कुछ आ रहा था, मुझे याद नहीं है, लेकिन अगर आप इसका कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन करोगे ना, तो ये वाला आपके पास 1000 ऐसा कुछ आ रहा था। ये दोनों का ये वाला आ जाएगा, तो ये वाला सॉरी 1/1000.63 ऐसा कुछ आ रहा है। तो मास ऑफ द सन डिवाइडेड बाय अप्रोक्सीमेटली 1000 इज इक्वल टू वी कैन से मास ऑफ द जुपिटर। हम लोगों ने ऑनलाइन किया था, अगर आपको याद हो तो ये वाला आ जाता, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, बहुत ज्यादा नहीं। इसमें 1000.63 आ रहा था, तो ये वाला आपके पास ms अपॉन 1000 इज इक्वल टू वी कैन से mg। ये वाला आपके पास 8.4 आपके पास आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाला 8.4 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये वाला हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि मास ऑफ द जुपिटर इज अबाउट 1000 टाइम दैट ऑफ द सन। अब देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 8.5, क्वेश्चन नंबर 8.5 है, लेट अस अज्यूम that our galaxy consists of 2.5, let us assume that our galaxy consists of 2.5 into 10⁻11 stars of one solar mass. How long will the star at a distance of 550,000 light year from the galactic center take to complete one revolution? Take the diameter of the Milky Way to be 10⁵ light year. ठीक है, सो आप इसको देखिएगा। अब हम लोग जो है 8.5 की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए 8.5 की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारी जो गैलेक्सी है ना मिल्की वे, इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ स्टार्स कितने हैं यहाँ पर 2.5 into 10⁻11 स्टार्स आर देयर अप्रोक्सीमेटली। सही तो किसी को भी नहीं मालूम, ठीक है ना। तो ये वाले कितने स्टार्स के बने हुए हैं। अब एक स्टार जो है उसका मास कितना है, तो उसका मास है आपके पास 1 सोलर मास, मतलब m is equal to ms। सो ये 2 into 10⁻30 किलोग्राम ये आपके पास हो गया, 2 into 10⁻30 किलोग्राम आ गया। अब जो एक स्टार यहां पर ऐसे घूम रहा है, एक स्टार ऐसे घूम रहा है which is at a distance r, which is at a distance r, which is at a distance r of the distance 50,000 light year। लाइट ईयर आपको पता है लाइट ईयर का क्या मतलब होता है, 50,000
और लाइट ईयर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर है ना। ये वाला आपके पास ये डिस्टेंस r हो गया, ठीक है, ये वाला आपके पास डिस्टेंस r हो गया। टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, है ना। तो यहाँ पर उन लोगों ने t को पूछा है, उसका टाइम पीरियड क्या होगा। सो t स्क्वायर इज इक्वल टू वी कैन से 4 पाई स्क्वायर r क्यूब अपॉन g इनटू मास ऑफ द गैलेक्सी, पूरा मास ऑफ द गैलेक्सी। तो मास ऑफ द गैलेक्सी कितना होगा मालूम है। तो ये वाला देखिए, अगर एक स्टार हुआ, यहां पर मास ऑफ द गैलेक्सी हम लोग गिन लेते हैं पहले। तो अगर एक स्टार हुआ तो उसका मास कितना होगा 2 इंटू 10⁻30 होगा। तो हमारे पास 2.5 इंटू 10⁻11 स्टार है, तो उसका मास कितना होगा। ये सारे स्टार हमारे पास कितना है। अब आप कोई बोलोगे, एक्चुअली आप आगे भी पढ़ोगे और इसके पहले भी मैंने आपको कहीं बताया था कि इसका जो मास है ना, इट इज सेड टू बी कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द मास। तो ये वाला कितना हो गया 2 इंटू 10⁻30 इंटू 2.5 इंटू 10⁻11। तो ये वाला कितना हो गया 5 इंटू 10⁻, आपके पास कितना हो गया 41 हो गया आपके पास। तो इतना जो है आपका मास हो गया 10⁻41, ठीक है, ये गैलेक्सी का मास हो गया। अब आपके पास क्या हो जाएगा t स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर r क्यूब अपॉन g टाइम्स mg, ठीक है। सो t स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और यहाँ पर 3.14 का स्क्वायर और r की जगह पे आप ये लिख दो, है ना। तो ये वाला हो जाएगा 5 इंटू 9.46 और यहाँ पर 1 2 3 4 और ये 15 10⁻19 का क्यूब अपॉन जी 6.67 इंटू 10⁻11। अब यहाँ पर 5 इंटू 10⁻41। तो यहाँ से आपको t स्क्वायर मिलेगा। अब क्या करना, ये सारा कैलकुलेशन कर लेना आप कैलकुलेटर में, और ये 10 के जो पावर है ना, इसका कैलकुलेशन अलग से करना। तो t स्क्वायर मिलेगा और फिर बाद में आप t को जो है अलग से आप उसको ढूंढ लेना। तो ये t आपको मिलेगा ना, ये बेटा सेकंड में मिलेगा। अब इसको अगर आपको इयर्स में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये सेकंड में मिलेगा, सेकंड को इयर्स में कन्वर्ट करना है ना, तो आपको पहले 1 आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब ये वाला 3600 से करो तो आवर में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर 24 में से डिवाइड करो तो ये वाला आपके पास डेज में कन्वर्ट हो जाएगा, और 365.25 में कन्वर्ट करो तो ये वाला आपके पास क्या हो जाएगा ईयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये वाला कितना हो जाएगा ईयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये वाला आपके पास कितना हो जाएगा, तो आपके पास कितना आप हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला आपके पास 8.5 कंप्लीट हुआ। अब देखिए 8.6 को देखिए बेटा, 8.6 को देखिए। Choose the correct alternative, ठीक है। The zero potential energy, if the zero of the potential energy at infinity, the total energy of the orbiting satellite is negative of kinetic or potential energy। ये हम लोग आगे एक, या तो हम लोगों ने शायद एक उसमें प्रूव करा है इलस्ट्रेशन में, आई थिंक वो वाला इलस्ट्रेशन है आपके पास। यस, नाउ आई रिमेंबर एग्जांपल नंबर 8.8 में कि टोटल एनर्जी जो होती है ना, अगर उसको नेगेटिव बना दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी होगी। मतलब टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये दोनों के बीच में रिलेशन, ये हम लोगों ने 8.8 में प्रूव किया है, अगर आपको याद हो तो, है ना। तो 8.8 में हम लोगों ने प्रूव किया है कि इफ द जीरो पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी, द टोटल एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटिंग सैटेलाइट इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो है यहाँ पर नहीं कोई रोल है, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी एक दूसरे से रिलेटेड इस वे में। अब देखिए
क्वेश्चन नंबर बी, energy required to launch an orbiting satellite out of the earth gravitational influence is more or less than the energy required to project the stationary object at the same height out of the earth influence। क्या कहना चाहता है देखिए यहाँ पर ये वाला आपके पास अर्थ है, सैटेलाइट को आपने यहाँ से लॉन्च किया है ना, ये वाला आपके पास सैटेलाइट, ये वाला आपके पास यहाँ पर सैटेलाइट। The energy required to launch an orbiting satellite out of the Earth's gravitational influence is more or less than energy required to project a stationary object at the same height as the satellite out of the Earth's influence। अब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट, चलिए यहाँ पर पहले हम लोग देखते हैं, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर सैटेलाइट घूम रहा है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, ये सैटेलाइट ऐसे घूम रहा है, सॉरी यहाँ पर ऑब्जेक्ट था, अब उसने ऐसा कहा है कि ये सैटेलाइट को हमको इनफाइनाइट डिस्टेंस पे भेजना है, तो इसके लिए एनर्जी इवन यूज होगी। ये सैटेलाइट जो ऑर्बिट से बाहर निकल के इसको इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हमको भेजना है, ये सैटेलाइट को इन्फिनिटी पे भेजना है, तो इसके लिए एनर्जी इवन यूज होगी। और इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर भेजना है, इसके लिए एनर्जी हमारे पास E2 यूज होगी। तो दोनों में से कौन सी एनर्जी ज्यादा है? तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो E2 है ना बेटा, ये E2 जो है ये वाली एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस आपके पास ज्यादा होगा। सो E2 इज इक्वल टू, और E2 नॉट इक्वल टू E1 बट E2 इज ग्रेटर देन E1। क्यों मालूम है? क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इट इज कंपैरेटिवली वेरी लेस एज कंपेयर्ड टू दिस वन। तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा, तो इसको यहाँ पर ले जाने में जो एनर्जी यूज होगी ना वो कंपैरेटिवली ज्यादा होगी, और यहाँ से यहाँ पर ले जाने में जो एनर्जी यूज होगी ना इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, वो कंपैरेटिवली आपके पास कम होगी। ये आप कुछ क्वेश्चंस में भी देख सकते हो, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 8.7 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 8.7 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 8.7 को देखिए। Does the escape speed of the body from the earth depend on the mass of the body? तो escape speed is equal to square root of, अगर आपको याद हो तो 2g/e, ये वाला फॉर्मूला था हमारे पास escape speed का, था ना बेटा ये वाला फॉर्मूला। तो escape speed is equal to 2g/e, ये वाला हमारे पास escape speed का फॉर्मूला था। अब इसके अंदर मास कहाँ पर आ रहा है? मास तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, कहाँ गया, यस, डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी, तो मास ऑफ द बॉडी पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। ए, मास ऑफ द बॉडी पे नहीं डिपेंड करता। बी, ऑफ द लोकेशन फ्रॉम वेयर इट इज प्रोजेक्टेड, तो किसी भी लोकेशन से आप उसको प्रोजेक्ट करो। एस्केप स्पीड जो है वो लोकेशन पे भी नहीं डिपेंड करता। द डायरेक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट, किसी भी डायरेक्शन में उसको भी जो है डिपेंड नहीं करता। The height of the location from where the body is launched, yes, इस पर डिपेंड करता है। 8.7 पे आप एस्केप स्पीड का फॉर्मूला ये था स्क्वायर रूट ऑफ 2g/e, है ना। तो ये वाला आपके पास हो गया। अब देखिए यहाँ पर आपके पास जो है वेलोसिटी, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड नहीं करता, लोकेशन वेयर इट इज प्रोजेक्टेड इस पर डिपेंड नहीं करता, डायरेक्शन ऑफ द प्रोजेक्शन पे भी डिपेंड नहीं करता, द हाइट ऑफ द लोकेशन फ्रॉम वेयर द बॉडी इज लॉन्च्ड। तो हाइट, हाँ, अगर ये वाली बॉडी को यहाँ से एस्केप कराने की जगह पे आपने यहाँ से एस्केप कराया, मतलब पहले बॉडी को यहाँ पर लेके गए और फिर बाद में यहाँ से इसको एस्केप कराया ना ग्रेविटेशनल फील्ड से, तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप कराया, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला एस्केप जो है हमारे पास जो VE जो एस्केप होगा ये वाली हमको कम मिलेगी, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ेगा ना अर्थ के सेंटर से, तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी कम होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा तो G जो है कम होगा। यहाँ पर जो G है उससे यहाँ पर G' बहुत कम हो जाएगा, यहाँ पर इस हाइट पे। तो VE इज इक्वल टू, नाउ इट कैन बी रिटन हियर एज 2G/RE।
तो ये g की जगह पे अगर हम लोग यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लेते हैं ना, तो यहाँ पर एस्केप स्पीड जो है कम हो जाएगी। तो दिस इज हाउ वी कैन से कि 8.7 के अंदर अगर आप देखोगे तो मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड नहीं करता, लोकेशन पे डिपेंड नहीं करता, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, हाइट पे डिपेंड करता है एस्केप स्पीड, ठीक है ना। सो ये वाला आपके पास 8.7 हो गया, ठीक है। अब आप देखिए 8.8 पे बात करेंगे। देखिए 8.8 पे बात करेंगे। A comet orbits the sun in highly elliptical orbit. Does the comet have constant linear speed, angular speed, angular momentum, kinetic energy, potential energy, total energy throughout its orbit? देखिए यहाँ पर ये सन है, सन के आसपास हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट पे कॉमेट्स है ना, ये वाले हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट में ये लोग ट्रैवल करते हैं। तो क्या इसकी कांस्टेंट लीनियर स्पीड होगी, मतलब यहाँ पर जो स्पीड होगी वो वही स्पीड क्या वो यहाँ पर होगी? सुन लो, हम लोगों ने देखा था सेकंड लॉ ऑफ केपलर में कि यहाँ पर इसकी स्पीड जो है बढ़ जाती है, तो यहाँ पर स्पीड जो है ज़्यादा होगी, यहाँ पर स्पीड ज़्यादा होगी, और जैसे दूर जाएगा तो उसकी स्पीड जो है यहाँ पर आपके पास कम हो जाएगी। ये वाली आपके पास स्पीड जो है यहाँ पर कम हो जाएगी, तो ये वाली आपके पास कम हो जाएगी, ठीक है। फिर लीनियर स्पीड, देखिए यहाँ पर एंगुलर स्पीड भी जो है ज़्यादा हो जाएगी, एंगुलर स्पीड भी जो है ज़्यादा हो जाएगी, और यहाँ पर एंगुलर स्पीड भी कम हो जाएगी। स्पीड तो ज़्यादा होगी, साथ में हम लोग देखेंगे एंगुलर स्पीड भी आपके पास ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। और यहाँ पर एंगुलर स्पीड आपके पास कम हो जाएगी, ठीक है, एंगुलर स्पीड आपके पास कम हो गई। फिर उसके बाद आप लोग देखोगे यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम। अब देखिए यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम, अब देखिए बेटा यहाँ पर जो है ना, ये कॉमेट पे कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा, नो एक्सटर्नल टॉर्क इज एक्टिंग। अब एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा ना, तो इसका जो है मोमेंटम जो होगा ना, कौन सा मोमेंटम की बात की है उन्होंने? एंगुलर मोमेंटम की बात की है। तो एंगुलर मोमेंटम ये कांस्टेंट रहेगा, एंगुलर मोमेंटम ये कांस्टेंट रहेगा, तो एंगुलर मोमेंटम विल बी कांस्टेंट, ठीक है ना। अब देखिए अगर टॉर्क लगेगा तो उसका एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इफ नेट टॉर्क एक्टिंग on the given object is 0, then the angular momentum is said to be constant. अब देखिए उसके बाद जो है मैं आपको एक बात बता दूं, उसके बाद जो है आपकी टेक्स्ट बुक में ये कहा है काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, है ना। तो स्पीड बढ़ती है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी आपकी कम हो जाएगी, कि स्पीड कम होती है तो काइनेटिक एनर्जी भी आपके पास कम हो जाएगी, ठीक है। और दिया हुआ है पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी अगर आप देखोगे ना, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ पर भी पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय -g टाइम्स m1 m2 अपॉन वी कैन से r, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है पोटेंशियल एनर्जी उसकी बढ़ेगी और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी आपके पास कम हो जाएगी। देखिए माइनस साइन ऑफ काइनेटिक एनर्जी के अंदर आप वो मत करना कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, ये माइनस में बढ़ती है, ये प्लस में बढ़ती है ना। तो टोटल एनर्जी सेम रहेगी, टोटल एनर्जी विल बी सेम, है ना। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगी और काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी भी कम होगी और काइनेटिक एनर्जी भी आपके पास कम होगी, ठीक है ना। अब neglect any mass loss of the corner when it comes to very close to the sun, ठीक है ना। तो ये वाला आपके पास इतना है। अब देखिए 8.9 को देखिए, which of the following symptoms is likely to affect astronaut in space? swollen feet, हाँ feet swollen हो जाएंगे, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। फीट जो है swollen हो जाएंगे,
स्वोलन फेस भी जो है उसका स्वोलन हो जाएगा, हेडेक भी होगा और ओरिएंटेशनल प्रॉब्लम भी होगा। उसको डायरेक्शन के बारे में समझ में नहीं आएगा। ओरिएंटेशनल प्रॉब्लम का मतलब उसको डायरेक्शन के बारे में समझ नहीं आएगा। अब देखिए, इन द फॉलोइंग टू एक्सरसाइजेस चूज द करेक्ट आंसर अमंग द गिवन वंस। द ग्रेविटेशनल, अब ये पढ़ा, एक मिनट, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी जो है ना पूरी आपके उसमें नहीं आया है। चलिए पढ़ा देता हूँ मैं आपको, कम से कम थियरी में तो रखना चाहिए ना उनको। तो द ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द हेमिस्फेरिकल, gravitational intensity at the center of the hemispherical shell of uniform mass is density is has the direction indicated by the arrow A, B, C or O. A, B, C, O. अब देखिए ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी का क्या मतलब है। तो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी का सिंपल मतलब ये हुआ, आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, पहले तो मैं आपको ये समझाता हूँ, ये वाला ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी का ये मतलब हुआ, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी इज नथिंग बट इट इज ग्रेविटेशनल फोर्स acting. It is gravitational force acting on the unit mass. On the unit mass. And gravitational force acting on the unit mass is known as gravitational intensity. So अगर आपके पास ये मास m है और इसका मास जो है 1 यूनिट है, तो ये दोनों के बीच का फोर्स कितना होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द यूनिट मास इज नॉन एज ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। तो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी कितना होगा? अब आप देखिए यहाँ पर ये वाला आपको हेमिस्फीयर दिया गया है ना, दिस इज हेमिस्फीयर गिवन। अब यहाँ पर चलिए, अब आपके पास देखिए यहाँ पर जो इसको यहाँ से जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ना वो बैलेंस हो जाएगा इससे। यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा उसका x कंपोनेंट बैलेंस होगा, y कंपोनेंट लगेगा। मतलब उसको ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी किस डायरेक्शन में लगेगी? यही डायरेक्शन में। यहाँ पर अब उसको जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ना उसको बैलेंस करने वाला कोई ऊपर नहीं है, तो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी विल बी इन दिस डायरेक्शन। मैं आपको वापस बताऊँ, देखिए ये वाला आपके पास हेमिस्फीयर है, यहाँ पर आपका मास है, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, इसको ये वाले मासेस से ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, यहाँ पर ये वाला हो जाएगा, ये वाला भी आपके पास हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपके पास वो होगा, इसको ऐसे इस डायरेक्शन में वो ऐसे करेगा, ठीक है ना। मतलब ये वाला F1 है और ये वाला F2 है, तो इसके x कंपोनेंट तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे लेकिन y कंपोनेंट ऐड होंगे। ऐसे ही ये सारे पॉइंट से उसके y कंपोनेंट ऐड होंगे और यहाँ पर भी जो मास होगा उसका भी होगा। मतलब ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी विल बी इन दिस डायरेक्शन, सो इन द डायरेक्शन ऑफ C, इन द डायरेक्शन ऑफ C। और 8.11 for the above problem, the direction of the gravitational intensity at an arbitrary point B indicated by the arrow D, E, F, G। आर्बिट्ररी पॉइंट पे, अच्छा आर्बिट्ररी पॉइंट पे जो है उसका ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी किस डायरेक्शन में होगा? तो आर्बिट्ररी पॉइंट अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर, तो ये वाला आपके पास P है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखोगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी जो है ये वाले फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, यहाँ पर भी ये फोर्स बैलेंस करेगा, लेकिन इंटेंसिटी विल बी इन दिस डायरेक्शन। ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी विल हैव द डायरेक्शन ऑफ E। यहाँ पर E है और यहाँ पर C है, मतलब ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी यहाँ पर यहाँ तक की होगी। ठीक है बेटा, तो हम लोगों ने आज इतना किया, आज हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।